मार्गदर्शन पथ के द्वारा अब हम ऐसे रास्ते पे चलेंगे जो आपको सफलता की ओर ले जाएगी। हमारा लक्ष्य आपके साथ मिलकर आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाना है। इसीलिए हम लेकर आए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की सीरीज। इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के माध्यम से हम चाहेंगे कि आप 50 से 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है, तो इसीलिए आप हमारा साथ दें, हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे वीडियोस को देखें। एक एक वीडियो चुन चुन के लाया जाएगा, वो सारे ऑब्जेक्टिव, सारे बुक, जिसके माध्यम से आपका जो डर है कि किसी तरह से मेरा ऑब्जेक्टिव ना छूट जाए, उन सारे डरों को हम दूर करेंगे। जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं शशि सर आज आप सभी के सामने एजुकेशन पथ के प्लेटफॉर्म पर ऑब्जेक्टिव की सीरीज के साथ आया हूँ। आज हमारा टॉपिक है सिविक्स क्लास 10, जिससे रिलेटेड जितने भी लेसन 2 के ऑब्जेक्टिव हैं उन सभी को हम आज सॉल्व करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर बहुत जरूरी होता है, इसीलिए हम सबसे पहले प्रीवियस ईयर को ही ज्यादा महत्व देते हैं। और चलिए शुरू करते हैं इस सीरीज का पहला प्रश्न। हमारा पहला इस सत्ता में साझेदारी। सत्ता में साझेदारी मतलब होता है कि एक साथ मिलकर के किसी चीज को चलाना। तो क्या सत्ता में साझेदारी सही है? और सही है क्योंकि सत्ता में साझेदारी सही है। सत्ता में साझेदार होकर के मिलकर चलना चाहिए, मिलकर शासन व्यवस्था को चलाना चाहिए, क्योंकि यह विविधता को अपने में समेट लेती है। तो क्या यह विविधता को समेट लेती है? दूसरा, देश की एकता को कमजोर करती है? ये तो बिल्कुल नहीं है। क्या फैसले लेने में देरी होती है? जी नहीं। कहा जा रहा है विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है। तो जब हम दूसरे को भी प्रतिनिधित्व देंगे, दूसरे को भी ये मौका देंगे कि तुम भी उस पद पे सुशोभित हो, उस पद पे संभालो, तो ये चांसेस बनता है कि ये जो सत्ता में साझेदारी है क्या होता है कि टकराव की स्थिति को कम करती है, क्योंकि एक समान दृष्टिकोण वहां पर देखने को मिलता है। तो आंसर तो दोनों हो सकते हैं। कहा जा रहा है कि विविधता को अपने में समेट लेती है। तो समेट लेने का मतलब हो गया कि विविधता को एक कर देना। तो विविधता को तो एक करती नहीं है, तो करती क्या है? ये टकराव को कम करती है। तो इसीलिए यह आंसर फाइनल आंसर। निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? तो यहाँ पे हमने दिखाया दिया आपको, ये पिरामिड आपने पढ़ा ही होगा। तो पंचायती राज का जो निचला चरण है वो है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, और सबसे टॉप पर है जिला परिषद। तो इसके अकॉर्डिंग आप इस चीज को क्लियर कर लें कि कहा जा रहा है कि दूसरा स्तर, तो पहला और ये दूसरा स्तर। तो दूसरा स्तर कौन सा है? पंचायत समिति। इस चित्र को अपने दिमाग में बनाए रखेंगे कि कोई भी स्तर आपसे पूछा जा सकता है। निम्न में से संविधान अधिनियम द्वारा पंचायत का तीसरा स्तर बनाया गया, यानी संविधान के अधिनियम, कहा जा रहा है कि निम्न में से संविधान अधिनियम द्वारा, यानी सीधे शब्दों में यहाँ पे संशोधन से इसका संबंध है। संशोधन का मतलब होता है संविधान में किया गया सुधार, कानूनी तौर पे किया गया सुधार, इसीलिए अधिनियम वर्ड को यहाँ यूज किया गया। द्वारा तीसरा स्तर बनाया गया था, यानी तीसरा स्तर किस संशोधन के तहत बनाया गया? तीसरा स्तर, पहला, दूसरा और ये तीसरा स्तर किस संशोधन द्वारा ये बनाया गया था? वो संशोधनवा पूछ रहा है। क्या ये 71वां संशोधन था, यानी संविधान में किया गया 71वां सुधार, 73वां, 59वां या 64वां? तो ये संशोधन आपको 4 संशोधन दिए गए हैं। इसमें से आपको जो अगर आपने पढ़ रखा है तो ठीक है, नहीं तो इसको आप याद कर लीजिएगा कि 73वां संशोधन जिसके तहत तीसरा स्तर बनाया गया, पहला, दूसरा और तीसरा स्तर बनाया गया। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में, संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार, एक नागरिक के तौर पे हमें कुछ मूल अधिकार प्राप्त है। आगे जाकर जब पढ़िएगा तो ये मूल अधिकारों की संख्या, या 10th में भी आपको पढ़ने को था कि 6 मूल अधिकार हमें प्राप्त है। तो उसी में से पूछा जा रहा है कि अनुच्छेद 19 कौन सा अधिकार हमें देता है, कौन सा मूल अधिकार देता है? क्या वो स्वतंत्रता का अधिकार देता है, समानता का अधिकार देता है, संवैधानिक उपचार यानी संविधान में संशोधन करने का अधिकार देता है, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको यदि याद हो तो ठीक बात है, नहीं तो चलिए हमारे साथ इस आंसर की ओर। ये आंसर है स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 हमें क्या देता है? स्वतंत्रता का अधिकार। लिच्छवी गणराज्य, अब गणराज्य क्या है? संवैधानिक रूप से जब शासन व्यवस्था चलाई जाती है कानून के माध्यम से, तो उसे गणराज्य कहा जाता है।
तो कहा जा रहा है कि लिच्छवी नाम का जो गणराज्य है भारत के किस राज्य में अवस्थित था? चलिए, बिहार में था, राजस्थान, महाराष्ट्र या त्रिपुरा। 4 ऑप्शन है इसका। इसका आंसर है बिहार। बिहार के वैशाली में लिच्छवी गणतंत्र अवस्थित था। पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप इनमें से कौन नहीं है? यानी 3 स्तर में कौन नहीं आता है? क्या ये ग्राम पंचायत आता है? तो जी हाँ आता है। जिला परिषद आता है? तो जी हाँ आता है। पंचायत समिति आता है? जी हाँ आता है। तो नगर निगम भी आता है क्या? तो जी नहीं, ये नगर निगम नहीं आता। तो नहीं पूछ रहा हमसे, इसलिए ये आंसर हो जाएगा कि हाँ यही नहीं आता है। क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के दिया जाता है ताकि बच्चों को कंफ्यूज किया जा सके। पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहते हैं? महापौर, नगर सचिव, नगर प्रधान, इनमें से कोई भी। तो आपका जो सही आंसर है वो है महापौर। मेरे साथ या शायद मेरे से पहले आप ओरिजिनल आंसर जो आपको लगे कि इनमें से जो हो सकता है उस पर अपना माइंड क्लिक कर ले और फिर मेरे बताए गए आंसर से उसको कंफर्म कर ले। ठीक है, तो महापौर, पटना महानगर के महापौर अभी सीता साहब है। कहा जा रहा है कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है। संघ मतलब होता है कि पूरे देश स्तर पे केंद्र सरकार और हर एक राज्य में उस राज्य की अपनी सरकार, जो मुख्यमंत्री जिसके प्रधान होते हैं, मुख्यमंत्री जिसको चलाते हैं। ठीक, तो कहा जा रहा है तो ऐसी व्यवस्था, हर राज्य में अपनी व्यवस्था और उन सभी राज्यों को एक साथ रेगुलेट करने के लिए एक दिल्ली में जो सरकार होती है, तो इन दोनों को मिलाकर संघ सरकार होता है। तो उसकी विशेषता क्या है? लिखित विशेषता नहीं है। विशेषता नहीं है। तो संघ सरकार में लिखित संविधान होता है? जी हाँ होता है। शक्तियों का विभाजन होता है? जी होता है। एकहरी शासन व्यवस्था? जी नहीं, संघ में एकहरी शासन व्यवस्था नहीं होती है। तो नहीं ही पूछ रहा है, इसलिए यही आंसर होगा। बाकी 3 चीज होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय भी होता है, शक्तियों का विभाजन भी होता है और लिखित संविधान भी होता है। अगला जो हमारा प्रश्न है, चलिए प्रश्न क्या है कि दल बदल कानून यानी पार्टी बदल लेने वाली बात निम्नलिखित में से किस पर लागू होती है? यानी दल बदलने पर यानी आपको पनिश किया जाएगा, सजा दी जाएगी, या किसी तरह आपका हो सके संवैधानिक जो आपका पद है वो पद आपका खत्म हो जाएगा। तो ये लागू किस पे होता है? क्या यहाँ सांसद और विधायकों पर लागू होता है, राष्ट्रपति पर लागू होता है, उपराष्ट्रपति पर लागू होता है, या इनमें से सभी पर लागू होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सांसदों और विधायकों पर यह लागू होता है। कहा जा रहा है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची, कौन सी अनुसूची? 8वीं अनुसूची में कितने भागों को स्थान दिया गया है? तो 8वीं अनुसूची में कितने भाग? 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं, वही मैं सोच रहा था कि भाग कहाँ से आ गया। चलिए ठीक है, कितनी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया? क्या 21 है, 22 है, 18 है या 20 है? तो इसका जो सही आंसर है वो है 22। कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? ये भी अनुसूची याद रखिएगा, हो सके प्रश्न पलट दे कि 22 भाषाओं को कितनी अनुसूची में स्थान दिया गया, यानी कितनी नंबर अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है? तो 8वीं अनुसूची। ठीक है, भारत का पहला नगर निगम कहाँ बना? पटना में, मद्रास में, नागपुर में या बंबई में? तो जी इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर चलते हैं, ये है मद्रास, चेन्नई। चेन्नई किसकी राजधानी है? तमिलनाडु की राजधानी है, वहां सबसे पहला नगर निगम बना था। आगे कहा जा रहा है कि भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? यानी आप वोटर कब बन सकते हैं, कितने एज में? तो ये तो आप याद रखे हुए होंगे। कहा जा रहा है कि भारत ने गणतांत्रिक संविधान को अंगीकृत किया। तो अंगीकृत कब किया? 26 नवंबर। इसमें वो ऑप्शन नहीं है। तो देखिए हुआ क्या था कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। अंगीकृत हो गया।
यानी हमारा अंग बन गया, आंशिक रूप से लागू हो गया। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ, संविधान पूर्ण लागू हुआ। आंशिक लागू बोले, आंशिक लागू बोले तो आंशिक तो उसी दिन हो गया था, आंगीकृत तो इसमें ये ऑप्शन तो है नहीं। 26 नवंबर 1949, तो उसके बाद 15 अगस्त को तो इससे संबंध है नहीं, बिल्कुल नहीं। अब बच गया 26 जनवरी और 26 अगस्त, तो 26 अगस्त को भी जी बिल्कुल नहीं। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप इसे मार सकते हैं, नहीं तो अंगीकृत तो हुआ था 26 नवंबर 1949 को, क्योंकि जब आप उद्देशिका पढ़िएगा हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, तो उसमें इस बात का उल्लेख है कि हम अंगीकार कर रहे हैं कब, 26 नवंबर 1949। चलिए, भारत में वर्तमान कितने केंद्र शासित राज्य हैं, तो केंद्र शासित राज्यों की संख्या है 8, केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है 8। ठीक है, अगला है कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ है। यानी उसी पंचायती राज की बात हो रही है जिसमें त्रिस्तरीय अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। ठीक है, तो उसमें संशोधन संख्या पूछ रहा है कि संवैधानिक दर्जा किस संवैधानिक संशोधन द्वारा, यानी संशोधन नंबर क्या, 72वां, 73वां, 74वां या 75वां। तो आपको यदि ध्यान हो तो वो कौन सा संशोधन था, संशोधन संख्या 73। ग्राम पंचायत का कार्यकाल, तो राज्यसभा का कार्यकाल छोड़ करके बाकी सभी का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, इसीलिए पंचायती राज हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, पंचायत हो, जो भी हो उसमें आप 5 वर्ष ही क्लिक टिकआउट कर दें। अब झारखंड राज्य जो कि हमारा पड़ोसी राज्य है, झारखंड राज्य, उसका गठन कब हुआ था, क्या 1 नवंबर 2000 को हुआ था, 9 नवंबर 2000 को हुआ था, 15 नवंबर 2000 को हुआ था, या 15 नवंबर 2001 को हुआ था। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो हमारा झारखंड राज्य गठन हुआ था पड़ोसी, वो 15 नवंबर 2000 को ही हुआ था। अगला जो प्रश्न है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है, क्या ग्राम मित्र होता है, ग्राम सेवक होता है, महापौर, महापौर तो नगर में होता है, तो ग्राम की बात है तो ये तो खत्म हो गया। तो न्याय मित्र जी नहीं, ग्राम सेवक जी नहीं, महापौर जी नहीं, तो बच गया सरपंच जी, तो हमारे सरपंच जी हो जाएंगे ग्राम कचहरी के प्रधान। निम्न में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है, तो आपको केंद्र शासित प्रदेश याद है, अगर नहीं याद है तो याद करके ही जाइएगा, क्योंकि उससे कुछ घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए, तो उस पर अलग से चर्चा करेंगे। फिलहाल हम यहाँ देख लेते हैं उत्तराखंड राज्य, छत्तीसगढ़ राज्य और चंडीगढ़ जो है उसकी खासियत यह है कि यह एक केंद्र शासित राज्य भी है और उस केंद्र शासित राज्य की स्वयं राजधानी भी है। स्पष्ट तो बहुत कुछ करने को मन करता है, मगर क्या करें, समय की बाध्यता है, इसीलिए हम केवल प्रश्न से रिलेटेड ही चर्चा करेंगे। अगला हमारा जो प्रश्न है कि संघ सरकार का उदाहरण है, यानी क्या इन सभी देशों में संघ सरकार है, क्या अमेरिका में, भारत में और कनाडा में, क्या दोनों में द्वितीय स्तरीय सरकार है। संघ सरकार का मतलब ही है कि 2 स्तरों में सरकार का बंटवारा होना। तो क्या किनके पास है भाई, तो इसका आंसर जो है मैंने आपको बताया ही अभी कि इन तीनों के मतलब इनमें से सभी के यहाँ संघ सरकार ही है। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है, देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा पलट दिया गया इसी चीज को, क्या संघीय एवं अध्यक्षीय है, संघीय एवं संसदीय है, एकात्मक और अध्यक्षीय है, एकात्मक और संघीय। अब यहाँ पर इतना सारी बड़ी बड़ी बातें की गई जो आपके छोटे से दिमाग को शायद पल्ले ना पड़े, मगर चलिए हम डायरेक्ट इस चीज को इतना डिटेल में ही पढ़ने का समय नहीं है, अभी हम डायरेक्ट इस चीज पर केंद्रित करते हैं कि यहाँ पर जो सरकार है वो संघीय और संसदीय है, यानी दोनों संघ मिलकर चलते हैं संसदीय प्रणाली द्वारा। तो डायरेक्ट आंसर इसका हम करेंगे संघीय और संसदीय। निम्न में से कौन नगर निगम की आय का स्रोत नहीं है, यानी नगर निगम कहां से कमाई करेगा बाबू, क्या मकान कर वसूलेगा, जी हाँ वसूलेगा,
क्या जलकर वसूलेगा? जी हाँ वसूलेगा। क्या वो इनकम टैक्स वसूलेगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं वसूलेगा। उसकी आय का स्रोत ये नहीं है, और यहाँ नहीं ही पूछा जा रहा है। शौचालय कर ले लीजिए भैया, मकान कर ले लीजिए और जलकर भी ले लीजिए, मगर आयकर आप नहीं लीजिए। नगर निगम के इतनी क्षमता नहीं है कि वो इनकम टैक्स वसूलेगी। अगले प्रश्न की ओर चलिए। प्रश्न संख्या 23 क्या कह रहा है? 23 जी, 23 कह रहा है कि निम्न में से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है? यानी व्यवस्थापिका सभा मतलब जो व्यवस्था संबंधित कार्यों का संचालन करती है। ग्राम सभा, ग्राम रक्षा दल, ग्राम कचहरी। ग्राम कचहरी तो न्याय करेगी, ग्राम रक्षा दल रक्षा करेगी, तो ग्राम सभा ही व्यवस्थापिका सभा का कार्य करेगी। स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में है? यानी स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन यानी लोकल लेवल पे जो गवर्नमेंट का जो रेगुलेट किया जाता है, यानी चलाई जाती है स्थानीय स्वशासन यानी लोकल गवर्नमेंट, चाहे वो पंचायत द्वारा हो या वो कहा जाए कि वार्ड द्वारा हो। तो उस लोकल गवर्नमेंट का जो है वो नीति निर्देशक जो सिद्धांत है, अब कहिएगा भैया नीति निर्देशक सिद्धांत क्या होता है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत वो विषय है जो संविधान में लिखा हुआ है कि सरकार को क्या करना है और क्या नहीं करना है, यानी उनको भी नीति बना के निर्देश दिया गया है। तो ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? कि नीति निर्देशक सिद्धांत में लिखा गया है कि स्थानीय स्वशासन होगी। कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत स्थानीय स्वशासन आएगा? अनुच्छेद 34, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 42 या अनुच्छेद 51। तो यहाँ पर आपके सामने चारों ऑप्शन दिए जा चुके हैं। आप अब ये बताइए कि होगा कौन सा, यदि आपको ध्यान हो तो। अब उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न तो शायद ध्यान में नहीं होगा। तो चलिए, अनुच्छेद 40 है जो कहता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत अनुच्छेद संख्या 40 में वर्णित है कि स्थानीय स्वशासन होगी, स्थानीय स्वशासन होगी। ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं, तो ग्राम कचहरी में किस तरह के मुकदमे सुलझाए जाएंगे? क्या दीवानी मामले सुलझाए जाएंगे, फौजदारी मामले, दोनों तरह के मामले, या इनमें से कोई मामला नहीं? तो कचहरी है बाबू, दोनों मामले सुलझा लीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न, बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई? तो क्या मोतिहारी में, बिहार शरीफ में, गया में या पटना में? तो पटना एक 12 महानगर है, तो पटना ही इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष, यानी संविधान किसको कहता है कि आप हेड है, ठीक है। जनता तो चुन लेती है प्रधानमंत्री को, तो क्या प्रधानमंत्री ही हेड है? तो संविधान जो कहता है वो कहता है कि नहीं भैया, राष्ट्रपति जी होंगे, राष्ट्रपति संवैधानिक अध्यक्ष होंगे, संवैधानिक अध्यक्ष होंगे। भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था कहाँ पे है? लोकसभा में है, राज्यसभा में है, पंचायती राज व्यवस्था में है, या राज्य विधानसभा में है? तो इसका राइट आंसर है पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था में क्या है? पंचायती राज व्यवस्था में 50% आरक्षण प्राप्त है। आगे है कि पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ से हुई थी? यानी पंचायतें होंगी, पंचायतें होंगी, यह विचार किधर से आया, कौन लेकर आया, किस राज्य ने सबसे पहले इस विचार का गले लगाया? तो आप चले जाइए राजस्थान जी के पास, इन्होंने ही उसको अपना बनाया। भारत की संविधान सभा का गठन कब हुआ? संविधान नहीं, संविधान सभा, जो बैठ करके संविधान के विषय में चर्चा करेगी और बनाएगी। 46, 47, 48 या 49? तो इसका आंसर है 1946। जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो मैंने अभी पहले ही आपको बताया था कि किसी का भी कार्यकाल 5 वर्ष ही होगा, केवल
राज्यसभा का छोड़ के, ठीक है। इसका आंसर भी बी हो जाएगा। ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? तो पंचायत वाली बात है, तो पार्षद जी तो होंगे नहीं, महापौर होंगे नहीं, आयुक्त जी भी नहीं होंगे, तो होंगे हमारे मुखिया जी। अगला प्रश्न है कि सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच, उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियों के विभाजन को कहा जाता है? क्षैतिज विभाजन, समानांतर विभाजन, ऊर्ध्वाधर विभाजन, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वाधर विभाजन, या शायद वितरण भी कर सकते हैं। सरकार कैसे चलती है? सरकार कैसे चलती है? तो सरकार टॉप टू बॉटम चलती है, ऊपर से नीचे की ओर, जिसको ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं, या इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। निम्न में से कौन नगर निगम का प्रमुख होता है? नगर निगम का प्रमुख होता है गृह मंत्री? जी नहीं। राज्यपाल? जी नहीं। सरपंच जी? जी नहीं। महापौर जी? जी हाँ। निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची? अब यहाँ पर एक सूची है, यानी लिस्ट है, तो आपके पास जब आप पढ़े होंगे तो आपको याद आया होगा राज्य सूची, राज्य सूची, जिस पर संघ सूची, और एक आएगा समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। तो इस विषय पर कानून कौन बनाएगा? राज्य सूची पर कोई भी स्टेट बनाए भाई, ना तुम बनाओ, केंद्र सरकार बनाओ भाई, केंद्र सरकार बनाएगी। समवर्ती सूची पर दोनों बना सकते हैं, ठीक है। मगर यदि राज्य ने बनाया और केंद्र को पसंद नहीं आया और केंद्र ने भी बनाया, तो केंद्र वाला लागू होगा और राज्य का वैल्यू खत्म। यानी केंद्र बना दोनों सकते हैं, मगर यदि राज्य के बनाने के बाद अगर केंद्र ने बना दिया तो केंद्र वाला ही लागू होगा। तो कहा जा रहा है कि कौन सा विषय समवर्ती सूची में आता है, यानी जिस पर दोनों कानून बना सकते हैं? बैंकिंग, व्यापार, पुलिस या शिक्षा? तो ये चार ऑप्शन है। तो आपने बहुत बार देखा होगा कि एजुकेशन पॉलिसी जो होती है उस पर दोनों बनाते ही है, दोनों का कानून इस पर सहमत, मतलब दोनों मिला जुला कर इस चीज को चलाते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है कि संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? क्या समानता के अधिकार से, जीवन का अधिकार से, स्थानीय स्वशासन से, या शिक्षा के अधिकार से? तो क्या है, फिर से देख लीजिए कि संविधान के अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? संविधान का अनुच्छेद किससे संबंधित है? ठीक है, तो अभी पीछे के प्रश्नों में इस पर चर्चा हुई थी कि अनुच्छेद 40 का संबंध स्थानीय स्वशासन को, जो नीति निर्देशक की जो चर्चा थी इसमें कही गई कि नीति निर्देशक के सिद्धांतों के अनुकूल अनुच्छेद 44 के तहत स्थानीय स्वशासन को मान्यता दी गई है। वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना कब हुई? तो अब हम वेस्ट इंडीज के प्रश्न को भी देख ही लेते हैं। तो वेस्ट इंडीज का जो प्रश्न है उस पर है 1958, 62, 73 या 76, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1958। वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना कब की गई? 1958 में। निम्न में से कौन संघों के एक साथ आने का उदाहरण नहीं है? यानी संघों के एक साथ आने का उदाहरण नहीं कहने का मतलब है जहां संघ एक साथ नहीं है, संघों के एक साथ आने का उदाहरण नहीं है। यानी भारत में तो संघों के एक साथ आने का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा कंफ्यूजनेबल है, कंफ्यूज कर देने वाला है। फिर से देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन संघ के एक साथ आने का उदाहरण नहीं है? तो संघ के एक साथ आने का उदाहरण में तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में भी संघ एक साथ है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, भारत में भी है और स्विट्जरलैंड में भी है। तो इसमें तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है,
ऐसे कहा नहीं जा सकता है। तो भारत के बारे में तो बिल्कुल संघ के एक साथ आने का उदाहरण नहीं है। नहीं है का मतलब वहां जहां संघ एक साथ नहीं है, तो भारत में संघ एक साथ है, स्विट्जरलैंड में भी है। क्यों? तो ये थोड़ा क्वेश्चन ऐसा है कि इसको आप टच ही नहीं कीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, क्योंकि इसमें चारों जो देश हैं वहां संघ एक साथ हैं, संघीय जो व्यवस्था है वहां एक साथ ही है। ठीक है, तो इसको हम लोग टच नहीं करेंगे। अब ऐसा प्रश्न रहेगा तो बोर्ड खुद ही इस पर अपना नंबर दे। भारत का 22वां राज्य कौन बना था? तो आपको ये भी बताओ कि 22वां राज्य कौन बना है, और ये भी पहले तो इसको क्लियर कर लेते हैं कि 22वां राज्य हमारा कौन बना था, गोवा, मिजोरम, सिक्किम या मणिपुर। ठीक है, तो इसमें होगा सिक्किम। अब हम देखते हैं कि हमारा 29वां राज्य कौन सा बना था। तो 29वां राज्य बना था हमारा कौन? तेलंगाना। ठीक है, याद रखिएगा, तेलंगाना 29वां राज्य बना था। ठीक है, अब यहाँ है कि मुद्रा, बैंकिंग, संचार जैसे मामले किस सूची में आते हैं, कि मुद्रा पर यानी नोट के बारे में, बैंक को या संचार को, इन सब पर कानून कौन बनाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बैंक और मुद्रा और संचार मतलब क्या? टेलीकॉम, जियो कंपनी वगैरह वगैरह जो कंपनियां होती हैं उस पर, इंटरनेट सुविधा पर। तो संघ सूची, संघ सूची मतलब केंद्र सरकार, राज्य सूची यानी राज्य सरकार, समवर्ती सूची यानी दोनों मिलकर बना सकते हैं, या इनमें से सभी, इनमें से सभी। तो आप इसमें बिना डाउट लिए हुए संघ सूची बना सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको तय करती है। संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? देखिए, अब बहुत ज्यादा ही अनुसूचियां पूछी जाने लगी है, यहाँ भी अनुसूची पूछी गई है। तो एक टॉपिक में जितने भी अनुसूची से रिलेटेड प्रश्न आए हैं उसको रिवाइज और रिवाइव कर लीजिएगा। ठीक है, कहा जा रहा है कि संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? नगर पालिका का कार्य क्षेत्र, यानी 12वीं अनुसूची क्या है? नगर पालिका का कार्य क्षेत्र तय करती है, नगर निगम की आय का स्रोत तय करती है, या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को तय करती है या बतलाती है, या मौलिक अधिकार के बारे में बतलाती है। तो 41वां क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो ये नगर पालिका के कार्य क्षेत्र को सुनिश्चित कर दी है कि ये इसका कार्य क्षेत्र, नगर पालिका का क्या क्या कार्य होगा। हिंदी के अलावा अन्य कितनी भाषाओं को संविधान के द्वारा अनुसूचित भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है? हिंदी के अलावा यानी एक छोड़ करके बाकी और कितने? एक तो हिंदी हो गई, उसके अलावा 20, 21, 18, 19, अभी थोड़ी देर पहले का प्रश्न था 22 भाषाओं को, तो एक तो हिंदी हो गई, बाकी 21 ये हो गई। क्लियर? थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ करके इसको भरना है। निम्न में से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है, एकहरी शासन प्रणाली, एकहरी शासन प्रणाली कहाँ है? ये क्वेश्चन है। क्या भारत में है, इंग्लैंड में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया में? तो अभी थोड़ी देर पहले हमने ऑप्शन में देखा था कि उसमें ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका था और भारत था, हमने चर्चा किया था कि वहां सभी जगह संघात्मक है। तो एकात्मक व्यवस्था कहाँ है? इंग्लैंड जी के पास। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है? किसकी नियुक्ति, चुनाव नहीं, नियुक्ति करना राज्य सरकार करती है। महापौर चुनकर आते हैं, मुखिया जी चुनकर आते हैं, इनमें से सभी होगा नहीं, बच गए नगर आयुक्त महोदय, तो ये राज्य सरकार नियुक्त करती है। कार्यपालक पदाधिकारी की नियुक्ति कहाँ की जाती है? तो ये कार्यपालक पदाधिकारी जी जो है इनकी भी होती है नियुक्ति ही, और कहाँ पर ये कार्य करते हैं? ठीक है, कहाँ कार्य करते हैं? क्या ये ग्राम पंचायत में कार्य करते हैं, नगर निगम में कार्य करते हैं, नगर पंचायत में कार्य करते हैं? तो सूक्ष्मता से है, ठीक है, नहीं तो नगर परिषद। सूक्ष्मता मेरा कहने का मतलब है आपने बारीकी से पढ़ा है तो ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट इसको याद कीजिए कि कार्यपालक पदाधिकारी की नियुक्ति नगर परिषद में होती है, नगर परिषद में होती है। कार्यपालिका पदाधिकारी की नियुक्ति नगर परिषद में होती है। अगला प्रश्न हमारा कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है? तो विकेंद्रीकरण मतलब होता है कि शक्ति का बंटवारा,
केंद्र सरकार सारी शक्तियां अपने पास नहीं रखती है, वो और शक्तियों के लिए राज्य को, राज्य के अलावा फिर नीचे पंचायत स्तर पर शक्तियों का विभाजन। तो लोकतंत्र में विकेंद्रीकरण का सुझाव निम्न में से किसने दिया? किसने कहा कि शक्तियों को मतलब एक जगह सीमित नहीं होना चाहिए, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, स्टेट सेंट्रल के पास हो, राज्यों के पास पावर हो, राज्यों से भी लोअर लेवल पे पंचायतों के पास पावर हो। तो ये एडवाइस दिया किसने? ये एडवाइस किसने दिया? क्या बलवंत राय मेहता समिति ने दिया, क्या तेंदुलकर समिति, नरसिम्हा समिति या चलेगिया समिति? तो आपके चैप्टर में बार बार जिक्र है कि बलवंत राय मेहता समिति ने ही लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया। कौन सा? संवैधानिक संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है, यानी संवैधानिक सुधार जो है नगरीय स्थानीय स्वशासन से, नगर में जो लोकल गवर्नमेंट जो होती है उसके शासन संबंधित कहिए कि एक तरह से अनुमति देती है। तो नगर में लोकल गवर्नमेंट भी होंगी। संवैधानिक संशोधन जो है, सुधार का संख्या कितना है जो नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है? 75वां, 74वां, 73वां या 72वां? इस दिन इसका आंसर हो जाएगा 74वां। ठीक, ये स्थानीय जो लोकल गवर्नमेंट से क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते रहे। वैसे ही क्वेश्चन कब का है? देखिए 2024 का ही है। इससे हम रिलेट कर लें कि 2024 में किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो वो लोअर लेवल की जो गवर्नमेंट जो चलती है, पंचायत लेवल की जो गवर्नमेंट चलती है, उससे ज्यादातर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? संघात्मक मतलब आपको पहले ही बताया कि संघात्मक मतलब हो गया क्या कि सेंट्रल और हर राज्यों में अपनी राज्य सरकार का होना। तो भारत में है, चाइना में नहीं है। चाइना में तो भाई डायरेक्ट आप मारेंगे कि चाइना में ऐसा नहीं है। चाइना में वन पार्टी रूल है, एक पार्टी ही है, एक लेवल पे वही बस शासन करती है, सेंट्रल लेवल पे भी वही है और वही पूरे शासन को रेगुलेट करती है। चाइना इज द राइट आंसर। अगला जो हमारा प्रश्न है उसमें है मेघालय राज्य से रिलेटेड है। मेघालय उत्तर पूर्वी राज्य है, मेघालय की राजधानी शिलोंग। अगला है कि मेघालय किस राज्य को काटकर बनाया गया है? अब यानी यहाँ किस किस राज्य से कौन कट कर बना है? जैसे मान के चलिए कि मुंबई से कट कर बना गुजरात, ठीक है, उत्तर प्रदेश से कट कर बना उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश से कट कर बना तेलंगाना। उसी प्रकार पूछा जा रहा है कि मेघालय किस राज्य से कटकर बना है? मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश या असम? तो आप अगर उस लेवल पे हिस्ट्री पढ़े हैं तो ठीक, नहीं तो यहाँ याद कीजिए कि ये असम है। समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? समवर्ती, समवर्ती, सम मतलब दोनों बराबर, दोनों बराबर, यानी राज्य को भी और संघ को भी। तो यानी ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। तो ये इस चैप्टर का आखिरी प्रश्न है और इस प्रश्न के साथ मैं आपसे विश्वास के साथ कहूंगा कि आप सारे प्रश्नों को अच्छे से यदि रिवीजन करेंगे तो आपका कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। तो आप इसको बार बार रिवीजन कीजिए। अपने मोबाइल को अपनी कमजोरी नहीं, इस परीक्षा का समय में अपना हथियार बनाइए, इसका लाभ उठाइए और अपना और अपने स्कूल, कोचिंग, विद्यालय का नाम रोशन कीजिए। हमारी आपसे यही दरख्वास्त है, यही विनती है। चलिए अंतिम प्रश्न पर चलते हैं कि पंचायत राज का निर्वाचन कौन करते हैं? सॉरी, सरपंच का निर्वाचन कौन करते हैं? सरपंच का भाई कैसे होगा चुनाव? क्या ग्राम सभा के सदस्य करेंगे, राज्य की सरकारें करेंगी, मुखिया या पंच करेंगे या केवल पंच करेगा? क्वेश्चन है ना कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा। तो सरपंच तो तय होंगे एक कोई व्यक्ति के द्वारा नहीं, ग्राम सभा के सदस्य के द्वारा। तो चलिए इसी के साथ ये वीडियो पूरा हुआ। जय हिंद, जय भारत। एजुकेशन पर आपके साथ है, आप अच्छे से पढ़ें, यही हमारा विश्वास है। जय हिंद, जय भारत।